पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पिंगान जो था वो वापस से अपने गांव के अंदर आकर लौट चुका था, जिस गांव में उसने अपना बचपन गुजारा। यहाँ पर आने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है, अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, सबसे मुलाकात करता है और इस चीज से उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। यहाँ पर आने के बाद वो जैसे अपने घर के अंदर एंट्री मारता है कि वहाँ पर काओजू नाम का एक बंदा आकर पहुंच चुका था, जिसको पता चल चुका था कि पिंगान के बस कोई कमाल का क्रिस्टल है, तो वो उससे छीनने की कोशिश करता है और ना देने पर वो पिंगान को मारने की धमकी देता है। लेकिन तभी वहाँ पर बाओपिंग का बड़ा भाई जी कुआन आकर पहुंच चुका था, जो कि काओजू से लड़ना शुरू कर देता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने पिंगान के ऊपर अटैक किया, उसकी जो चीज है वो उसके पास ही होगी और जो भी उसको लेने की कोशिश करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर बैटल शुरू हो चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर वगैरह को देख पाते हैं, जो सभी अपने फोर्ट्रेस की पहरेदारी कर रहे थे। वो सभी आपस में बातें करते हुए कहने लग जाते हैं कि हमारा एक ही मकसद है कि हमें अपने डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करना है और हमें इस किले की निगरानी करनी है। जो भी दुश्मन अंदर घुसने की कोशिश करेगा हम उसको अंदर जाने नहीं देंगे। तो जैसे ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बंदा आकर पहुंच जाता है। जैसे ये लोग जो सिपाही वगैरह थे उस बंदे को देखते हैं, वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं कि घुसपैठिए तुम हो कौन, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो जो बंदा यहाँ पर आया हुआ था वो आराम से उन सभी सिपाहियों के अटैक को रोक देता है। जब सिपाही देखते हैं उस बंदे को तो वो कहने लग जाते हैं कि तो लॉर्ड ज़ीशी है, ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया। वो सभी सिपाहियों को ऑर्डर देते हैं कि जाओ अब पूरे महल को अच्छी तरह से घेर लो, ज़ीशी को अंदर आने की परमिशन बिल्कुल मत देना। तो ये देखते साथ ज़ीशी जो होता है तुरंत उनका जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन लगा हुआ था उसको आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। सारे सिपाही वगैरह ज़ीशी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन ज़ीशी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। ज़ीशी कहने लग जाते हैं कि तुम जाओ और अपने दारी डायनेस्टी का जो एंसेस्टर है उससे कहो कि वो यहाँ पर आकर मुझसे बात करें, वरना मैं पूरे के पूरे महल को आज डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। फिर मत कहना कि आखिर मैंने तुम्हारे पर अटैक क्यों किया। लेकिन क्या इसके एंसेस्टर से बात होगी, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हम पिंगान को देख पाते हैं, जो अभी तक कि उस काओजुन से अपना क्रिस्टल बचाने में लगा हुआ था। जैसे जैसे वो क्रिस्टल बचा रहा होता है वो ऐसा लगता है कि क्रिस्टल वाले वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका था। मतलब क्रिस्टल जो होता है ना वो उसके अंदर आकर पहुंच जाता है और ये जगह काफी ज्यादा मिस्ट्रियस लग रही थी। यहाँ पर कई सारे फॉर्मेशन वगैरह होते हैं और कई सारे अटैक थे जो पिंगान के ऊपर आकर लग रहे थे और पिंगान से वो फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। कई सारे ड्रैगन वगैरह थे और एक तरह के अटैक थे वहाँ पर जिनका मुकाबला पिंगान को करना था। पिंगान को समझ नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। यहाँ पर वो फाइट कर रहा था तो वहीं पर हम देख पाते हैं कि जी कुआन और काओजुन दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं उस क्रिस्टल के लिए, ताकि पिंगान को बचाया जा सके। काओजुन तो यहाँ पर उसको मारने में लगा था उसे क्रिस्टल लेने के लिए, लेकिन जी कुआन उसको बचाने के लिए आया हुआ था और इन दोनों का बैटल तो काफी भयंकर तरीके से यहाँ पर शुरू हो चुका था, जहाँ पर दोनों ऐसा लगा था कि लाइफ और डेथ के बैटल के बीच में कूद चुके हैं। कोई भी यहाँ पर मर जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग हार तो नहीं मानेंगे। मरना पसंद करने वाले थे लेकिन हार नहीं मानने वाले थे। वो जो काओजुन का फॉक्स था वो उससे कहता है कि बस कर दे यार, तू कितनी फाइट करेगा, कहीं तू यहाँ पर मर मारा गया तो फिर तेरी तो अभी तक की शादी भी नहीं हुई, तू अकेला सिंगल ही रह जाएगा फिर, क्योंकि मैं तो तेरी हेल्प करने नहीं आने वाला इस जी कुआन से फाइट करने के लिए। तो जी कुआन यहाँ पर काओजुन से कहता है कि तुझे अगर फाइट नहीं करनी है तो इज्जत से साइड हो जा, क्योंकि लग रहा है कि तू यहाँ पर मेरे सामने हार रहा है। तो काओजुन भी कहता है कि ठीक है भाड़ में जा, मुझे तुझसे फाइट वैसे भी करनी नहीं है, बोरिंग इंसान कहीं का, तुझे फाइट करने नहीं आती है, मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा क्रिस्टल लेने का। इतना कहकर काओजुन तो वहां से जा चुका था, साफ पता चल रहा था कि वो हार चुका है। तो जैसे काओजुन यहाँ से जा रहा था ना वो फॉक्स से कहना चाहते कि यार कितना डरपोक हो तुम तो सच में बैटल छोड़कर ही भाग गए, तुम्हें तो फाइट करनी चाहिए थी, देखो तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें पता है ना जब तक मेहनत नहीं करोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे, ऐसा ही रहा तो तुमसे तो कोई बात करने भी नहीं आएगा कि तुम्हें तो फट्टू समझ लगेंगे लोग। काओजुन को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि अब उसने हार मान ही लिया तो वो क्या ही कर पाएगा। इसके बाद हम पिंगान को देखते हैं, वो अभी भी यहाँ पर उस क्रिस्टल को पकड़े हुआ था और वो क्रिस्टल वाले वर्ल्ड के अंदर ही होता है, जो जगह पूरी लावे से भरी हुई लग रही थी। वो क्रिस्टल उसको अलग अलग चीजें दिखा रहा होता है जो चीजें पिंगान को तकलीफ दे रही थी। जहाँ लावे से वो भरी हुई जगह पर होता है ना, वहाँ से कई सारे हाथ बाहर निकल कर आते हैं और पिंगान को घेर चुके थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसको और भी कई सारे विजन नजर आने लग जाते जहाँ वो अपने बचपन को देख पाता है और जैसे पूरे विजन के अंदर खोने वाला था ना कि जी कुआन और बाकी लोग आकर उसको उसके अंदर से बाहर निकालते हैं और उसका इल्यूजन खत्म करते हैं। वो जो दोनों पाइथन थे उसमें से छोटू पाइथन तो पिंगान से कहना चाहते कि ये जगह तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हर बंदा यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे मेरे गाँव वापस छोड़ दो जहाँ मैं काया अकेडमी के पास रहता था ना, तुम मुझे वहीं छोड़ दो, वहाँ पर दाल रोटी खाकर रहूंगा लेकिन मस्त रहूंगा, ऐसा डर तो नहीं लगेगा एनी टाइम की कब कौन आकर मुझे टपका दे। पिंगान कहता है कि वो तो मैं रास्ता भूल गया तुम्हारे घर का, तो मैं तुम्हें वापस कैसे ले जा सकता, अब तो तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा। छोटू परेशान की मेरे तो लग गए, कहाँ आकर फंस गए, नहीं आना चाहिए था पिंगान के साथ, उन क्रिस्टल के लालच में मैं यहाँ पर आ गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसके बाद जी कुआन जो था ना वो अपने कमरे के अंदर आ जाता है। वहाँ पर हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि काफी अजीब लग रहा था, मानो कि मिट्टी से बना हो, उसका कलर ही वैसा होता है, लेकिन वो जो है ना वो जी कुआन का डिसाइपल है। मतलब जी कुआन उसको ट्रेनिंग देता है और उसको कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें सिखाता है। तो यहाँ पर वो बंदा जी कुआन से कहने लग गया था कि मैं सुना कि पिंगान फाइट करने के लिए गया था, कैसी फाइट करता है वो, क्या वो फाइट जीता। तो जी कुआन कहता है कि ऐसा समझ सकते हो कि वो फाइट जीता भी और नहीं भी जीता, लेकिन फाइट बड़ी मजेदार रही। तो ये सुनकर वो बंदा कहने लग जाता है कि मैं भी पिंगान जैसा और तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, फ्यूचर में दिन वो जल्दी आएगा जब मैं तुम दोनों की ऐसा बनकर दिखाऊंगा। इसके बाद हम जी कुआन के भाई को देख पाते हैं, जहाँ पर वो उसका भाई था और जी कुआन की माँ भी होती है। ये दोनों यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ उसकी माँ काफी ज्यादा टेंशन में थी अपने दूसरे बेटे को लेकर, यानी कि जी कुआन के भाई को, जिसका नाम था बाइजोंग। वो कहती कि तुम तो हार गए, तुम तो एंसेस्टर बनने वाले थे, एक बहुत बड़ी पोजीशन हासिल करने वाले थे हमारी इस डायनेस्टी के अंदर, लेकिन तुम ये नहीं कर पाए। लेकिन बाइजोंग कहता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा।
जिसके बाद वहाँ पर ज़ीक्वान भी आकर पहुंच चुका था। वो कहना चाहता अपनी माँ से कि माँ आप थोड़ा कमरे के बाहर जाएंगे, मुझे अपने भाई से कुछ बातें करनी है। तो इसके बाद वो ज़ीक्वान अपने भाई बाइजोंग से कहना चाहते कि देखो तुमने ज़ुलू को मजबूर किया अपराध करने के लिए, जिसके सबूत तुम्हारे खिलाफ हमको मिल चुके हैं। तो बाइजोंग कहते कि मुझे पता था तुम उसी बात को यहाँ पर लेकर आओगे। तो यार तुम मेरे भाई हो, तुम मुझ पे क्यों इल्जाम लगाते हो? उतना जो बात हो गई तुम उसको खत्म क्यों नहीं करते? घुमा फिरा कर तुम्हें मेरे ऊपर ही सारा इल्जाम डालना है। तुम अपने आप को देखो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हमारी ली फैमिली का सबसे बड़ा राजा समझते हो क्या कि फादर के बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही आ गई, जो अपने मन से सब कुछ चलाते रहोगे? देखो तुम भी अपने फायदे के अलावा कुछ और सोचते नहीं हो। तो ये सुनकर यहाँ पर ज़ीक्वान को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? मैं यहाँ पर तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बातें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं सुननी तो मत सुनो, लेकिन जिस हिसाब से हमारी फैमिली चलती है वो वैसे ही चलती रहेगी, जो गलत है उसको सजा जरूर मिलेगी। तो ये सुनकर यहाँ पर बाइजोंग कहना चाहते हैं कि देखो तुमको ना राजनीति चलाना आता नहीं है, तुम खाली डिसेबल को ट्रेनिंग दो, इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं होने वाला, बाकी सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। तुम उस पिंगान के इतने चारों तरफ आगे घूमते रहते हो ना कि उसने बॉबिंग को काई एकेडमी तक पहुंचाया है, तो इतना बड़ा एहसान किया उसने, कोई एहसान नहीं किया उसने, जो तुम सारी इंपॉर्टेंस पिंगान को ही देते जाते हो। देख लेना जो भी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है एक दिन मैं वो लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ हम डाली डायनेस्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो एम्पायर बैठा हुआ था और उसके सामने वो एंसेस्टर भी होता है डाली डायनेस्टी का, जिससे ज़ीशी बात करना चाह रहा था। तो एंसेस्टर कहने लग जाता है कि ये जो ज़ीशी है ना वो ताओइज्म को फॉलो करता है, और आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि ताओइज्म को फॉलो करने वाले जितने भी सेक्ट वगैरह है ना वो सभी अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझने लग गए। वो आसपास के सारे इलाके पे कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनको क्या लगता है कि वो अब हमारी दाली डायनेस्टी के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और अब यहाँ पर जब उसने मुझे बुलाया है बात करने के लिए, तो ठीक है देखता हूँ कि जाकर वो क्या कहना चाहता है, हमें उससे बात करनी चाहिए और फिर हम देखेंगे कि बात किस नतीजे पे आकर पहुंचती है। लेकिन ये बात करने जाने से पहले मैं किसी और बंदे को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन एंसेस्टर किस बंदे को अपने साथ ले जाने की बात करा था वो अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद हम उसी डॉक्टर को देख पाते हैं जिसके पास पिंगान भी आया था। यहाँ पर आने के बाद वो तो यहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है वो उसी वाटर गॉड को बाहर निकालता है, उससे कहना चाहता है कि देखो जितने भी तालाब है ना उनके अंदर की जो यांग एनर्जी है उसको और ज्यादा बढ़ा दो, ये काम आती है स्वॉर्ड वगैरह बनाने में। तो मैं जो काम कह रहा हूँ ये काम तुम करो। तो वाटर गॉड कहती है कि क्या हुआ, कुछ बड़ा होने वाला है क्या जिसके लिए इतनी ज्यादा स्वॉर्ड बनानी पड़ रही है? तो डॉक्टर कहते हैं कि जो मैंने तुमसे कहा तुम उतना ही काम करो ना, सवाल क्यों उठाती हो? लेकिन अगर तुमने इस पानी के यांग एनर्जी को बढ़ा दिया जो कि स्वॉर्ड बनाने में काम आती है, तो मैं तुम्हारे लिए एक टेम्पल तैयार करूंगा जहाँ पर तुम रह सकोगी। लेकिन तुमने अगर इस काम को करने के लिए मना किया तो फिर मैं तुम्हारी वो हाल करूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो ये सुनते साथ ही वो जो वाटर गॉड होती है जल्दी जल्दी पानी की जो पावर थी उसको बढ़ाने में लग जाती है। तो बस वहाँ पर मास्टर रुआन भी आकर पहुंच जाता है। तो वो डॉक्टर से कहना चाहता है कि क्या वो मास्टर रुआन जिस स्वॉर्ड को बनाने के लिए मैंने तुमसे कहा था अभी देखिए वो स्वॉर्ड तैयार नहीं हुई क्या? देखो वो टाइम जल्दी आ रहा है तो हमें जल्दी से वो स्वॉर्ड चाहिए होगी, इसलिए जल्दी काम शुरू करो, वो स्वॉर्ड तैयार करो। मास्टर रुआन कहना चाहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है ना कि तुम जिस स्वॉर्ड की बात कर रहे हो डॉक्टर, वो स्वॉर्ड तुम पिंगान को दोगे, क्योंकि तुम पिंगान को इतना ज्यादा मानते हो कि इतने ज्यादा उसको कोई भी नहीं मानता होगा। जब इतना ही ज्यादा उस पिंगान को तुम पसंद करते हो, तुम्हारा वो चाहिए है, तो उसकी पेरेंट्स की सोल को क्यों नहीं वापस ले आते हो? इस चीज से तो वो सबसे ज्यादा खुश हो जाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि देखो करने के लिए तो मैं ये चीज कर दूं, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? बस पुरानी यादें ताजा होंगी और कुछ फायदा होने नहीं वाला है पिंगान को। लेकिन तभी डॉक्टर देख पाता है कि वो जो रिवर गॉड है वो उसकी बातें सुन रही है, तो वो गुस्सा हो जाता है कि दूसरे की बातें सुनती क्यों है? तो इस वजह से डॉक्टर तो यहाँ पर उस रिवर गॉड की हालत खराब कर देता है। मास्टर रुआन डॉक्टर से कहना चाहता है कि डॉक्टर तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम पिंगान को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हो? तुम्हें क्या लगता है कि उसकी डेस्टिनी कुछ ज्यादा कमाल की है? मतलब तुमने देखा होगा ना कुछ उसके अंदर कि हो सकता है आगे चलकर वो बहुत ज्यादा कमाल का बने। मैं तो उसकी डेस्टिनी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो डॉक्टर कहना चाहता है कि देखो पिंगान जिस विलेज से आता है उस विलेज की सच्चाई तो तुम जानते ही होगे कि वहाँ का कोई भी बंदा ना तो एकदम ज्यादा कमजोर होता है ना ही एकदम ज्यादा टैलेंटेड होता है, बड़ा ही मिस्टीरियस से भरा बंदा होता है वो भी। तो पिंगान भी इसी कैटेगरी में आता है, ना उसके कोई फ्यूचर के बारे में जानता है कि आगे वो कैसा बन सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर ज़ीशी को देख पाते हैं जहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है जो कि ज़ीशी से बात करने के लिए आया हुआ था। दोनों यहाँ पर बातें कर रहे थे। दूसरा बंदा जो होता है वो एक लड़की को भी लेकर आता है, उससे कहना चाहता है कि चलो हमारे शराब के गिलास फटाफट से भरते जाओ। वो यहाँ पर उस लड़की के साथ थोड़ी बदतमीजी भी करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारा कोई स्वीट हार्ट है क्या? अगर नहीं है तो मुझे अपना स्वीट हार्ट बना लो, क्योंकि मैं बड़ा कमाल का बंदा हूँ, मेरी डेस्टिनी भी बहुत अच्छी है। क्या तुम्हें डेस्टिनी के बारे में पता है कि क्या होती है? तो वो लड़की कहती है कि मुझे तो नहीं पता कि डेस्टिनी क्या होती है। तो वो मोटू जो था कहने लग जाता है कि देखो इस दुनिया में कई सारी तरह की डेस्टिनी होती है जो कि बंदों की किस्मत बदल देती है। मैं उनमें से कुछ के बारे में तुम्हें बताता हूँ। एक होता है माउंटेन सप्रेसिंग, एक होता है कंट्री सप्रेसिंग, एक होता है सी सप्रेसिंग, एक होता है डीमन सप्रेसिंग, मॉन्स्टर सप्रेसिंग, इमॉर्टल सप्रेसिंग। इस तरह की डेस्टिनी होती है। लेकिन बताते बताते वो यहाँ पर उस लड़की के साथ और ज्यादा गलत हरकत करने लग गया था। तो ज़ीशी से कहता है कि बस तुम्हारा बहुत हो गया, जब से मैं देख रहा हूँ कि उस लड़की के साथ तुम उल्टी उल्टी हरकत कर रहे हो, छोड़ो उसको। लेकिन वो बंदा तो उसको छोड़ता नहीं हो। जैसे वो अपनी पावर को यूज करता है ना, उस लड़की का पूरा चेहरा ही बदल जाता है कि मानो यहाँ पर वो कोई डीमन वगैरह हो जो कि अपना भेस बदल कर यहाँ पर रह रही थी, जिस वजह से वो तो मोटू जो होता है वो सीधा यहाँ पर उस लड़की की जान ही ले लेता है और उसको वो वहीं पर मार चुका था। ज़ीशी भी ये देखकर हैरान हो चुका था कि असल में हुआ क्या यहाँ पर। तो मोटू जो था वो यहाँ पर ज़ीशी से कहना चाहता है कि ज़ीशी देखो तुम तो मुझे जानते ही हो कि बचपन से मैं बहुत घटिया आदमी रहा हूँ। जितने भी गलत काम होते हैं वो सारे के सारे मेरे जिम्मेदारी पे होता है, सब गलत काम मैं ही करता हूँ। लेकिन तुम ही हो जो हमेशा सच्चाई का साथ देते हो और अच्छाई के रास्ते पे चलना पसंद करते हो। इसी वजह से तो तुम आज यहाँ पर ताओइज्म के हेवनली लॉर्ड बनने वाले हो। लेकिन तुम्हें पता है मेरा जो डिसाइपल है ना काओ जुन, उसके बारे में तो तुमने सुना ही होगा कि वो कितना ज्यादा कमाल का है। मैंने उसके साथ बहुत
टाइम बताया, उसको बहुत ज्यादा ट्रेन किया है। मतलब जो काओजिन पिंगान से वो क्रिस्टल छीनने के लिए आया था वो इसी मोटू के लिए काम करता है। हो सकता है कि वो उसका डिसेबल होगा या फिर उसका कोई बेटा भी हो सकता है। तो मोटू यहाँ पर उसी के बारे में बता रहा था। तो जब हमारे साइड में इतने ज्यादा कमाल के बंदे हैं तो हमें भी यहाँ पर कुछ कमाल की पोजीशन हासिल करनी चाहिए ना। हमारी भी डेस्टिनी तो कमाल की है। तो मैं क्या सोच रहा था कि सारी चीजें तुमको ही क्यों मिलती है, तुम यहाँ पर क्यों लॉर्ड बनोगे, ताओज़म के हेवनली वाले, हमको भी ये मौका मिलना चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो जीशी समझ जाता है कि कुछ तो कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। ये मोटू यहाँ पर खाली उससे बात करने नहीं है बल्कि कुछ न कुछ तो प्लान बना कर आया है। तो वो मोटू से कहने लग जाता है कि मोटू देख, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे यहाँ पर रोक लेगा? मैं समझ रहा हूँ कि तूने कुछ न कुछ तो गड़बड़ सोच के रखा है, लेकिन जो तूने सोचा ना तू अपने प्लान में कामयाब नहीं होगा। तो मोटू कहता है कि तुझे लगता है सच में कि मैं यहाँ पर अकेला आया हुआ हूँ? वहाँ पर किसी और बंदे को भी बुला लेता और कहने लग जाते कि देख, हम दोनों यहाँ पर साथ में हैं और जो हमने सोचा हम तो वो करके रहेंगे। लगता है कि यहाँ पर इस जीशी का मोटू के साथ तो पंगा होने वाला है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देख पाते हैं। ये वही लड़की होती है जिसको हमने सीजन 1 के एकदम शुरू में देखा था, जब उसने पिंगान का वो जो ब्रिज ऑफ इमॉर्टैलिटी है ना, जिसको तोड़ दिया था उसने, बस एक छोटी सी गलती की वजह से पिंगान की। तो उसी लड़की को हम देख पाते हैं। हमें ये भी याद होगा कि पिंगान ने बाद में इससे जाकर बदला भी लिया था और इसकी सीधा सीधा गर्दन उड़ा कर रख दी थी। हालांकि इस टाइम पिंगान बहुत कमजोर था, फिर भी उसने इसकी वाट लगा दी थी। लेकिन अभी वो यहाँ पर जिंदा होती है। क्यों? वो अभी यहाँ पर वो लड़की बताने वाली है। जब उसकी दोस्त से पूछती है कि मुझे तुम बताओ कि तुम्हारा पिंगान से पंगा हुआ क्या था और आखिर तुम बची तो बची कैसे, तो वो लड़की उसको बताने लग जाती है कि मैं पिंगान की ब्रिज ऑफ इमॉर्टैलिटी डिस्ट्रॉय कर चुकी थी, इस वजह से उसने बदला लेने के लिए हिम्मत दिखाई और मेरा सीधा गला काट कर रख दिया। लेकिन जब पिंगान वहां से चला गया था ना, तो वहां पर है मिस्टर किन। मिस्टर किन ने अपनी पावर का यूज करते हुए मुझे वहां पर बचाया था। उन्होंने मुझे हेल्प नहीं की होती तो मैं कभी नहीं बच पाती। मुझे बचाने के बाद मिस्टर किन ने अपनी एकेडमी में मुझे ले गए और वहां पर जिंदगी किस तरह से जी जाती है इसका मकसद सिखाया। और वहां जाने के बाद, मिस्टर किन की एकेडमी के अंदर आने के बाद मैंने सीखा कि आखिर जिंदगी किस तरह से जी जाती है। उन्होंने मुझे हर चीज को सही तरह से करने का मकसद सिखाया और आज जो कुछ भी मैं यहाँ पर हूँ वो उनकी वजह से ही हूँ। मिस्टर किन ने यहाँ पर उस लड़की को ये भी बताया था कि देखो, मैंने तुम्हें बचाया है, वो ऐसे ही नहीं बचाया, मुझे तुम्हारे को बचाने का भी जो तरीका था और तुम्हें बचाने का क्या मकसद हो सकता है वो मुझे पिंगान नहीं सिखाया। पिंगान ने सिखाया कि चाहे हमारा दुश्मन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, हमें उसको एक और फिर से मौका देना चाहिए। और उसी की खातिर मैंने यहाँ पर तुम्हें एक बार फिर से बचाया है, क्योंकि मैं पिंगान के बोझ नहीं डालना चाहता कि उसके अंदर ये गिल्ट रहे कि उसने तुम्हारी जान ली है। तो ये सुनकर वो जो लड़की थी वो काफी ज्यादा खुश रहती है। वो यहाँ पर मिस्टर किन उससे कहने लग जाती है कि देखो, मुझे तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम करो या ना करो वो नहीं मालूम, लेकिन कर दोगी तो अच्छा होगा। वो उसको स्क्रोल देते हैं, उसे कहना चाहते हैं कि इस स्क्रोल के अंदर वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि मैं कभी समझ नहीं पाया, तो ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इसको अभी मत खोलना, जब तुम्हें ऐसा लगता है तब जाकर खोलना, तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे जिंदगी में कौन कौन सारी चीजें थी जो कंफ्यूज करके रखती थी। तो ये सुनकर तो यहाँ पर वो लड़की भी हंसने लग जाती है और मिस्टर किन को भी हंसी आ गई थी कि हाँ, ऐसी कुछ सारी चीजें हैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के अंदर वो जो लड़की होती है इन सारी चीजों को याद कर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो कहने लग जाती है कि मुझे समझ में आ चुका है, मिस्टर किन ने मुझे सिर्फ इसलिए बचाया ताकि पिंगान के ऊपर कोई भी गिल्ट ना रहे। मिस्टर किन उसको कितना ज्यादा पसंद करते हैं इसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता, इसलिए जो पिंगान ने मेरी जान ली है उसका मैं बदला लेने के बारे में एक टाइम के लिए सोचती भी थी, लेकिन अब मेरे अंदर से वो ख्याल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मेरी पिंगान से कोई भी दुश्मनी नहीं है और अगर अब मुझे मौका मिलता ना तो मैं पिंगान के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम पिंगान को देख पाते हैं जो अपना कमरे के अंदर बैठा हुआ था, वो पोर्सिलेन को देख रहा होता है, मतलब एक ऑर्ड जैसा होता है जिसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो वो अब यहाँ पर टूट चुका था। ये था उसी पिंगान के फादर का पोर्सिलेन जिसको काफी टाइम से उसकी माँ ने बचा कर रखा था, लेकिन अब वो ये टूट चुका था। तो उसी को देखकर पिंगान काफी इमोशनल हो गया था। तभी वहाँ पर वो जो क्रिस्टल होता है एक बार फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और पिंगान को उससे तकलीफ होने लग गई थी। पिंगान को समझ नहीं आता कि आखिर इस क्रिस्टल को क्या हो गया। जब से वो काओजू ने उसको लेने की कोशिश किया ना, तब से ये बदला बदला व्यवहार कर रहा है, मानो कि ये मुझ पर हावी होना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको हो क्या गया है। जितना वो क्रिस्टल अपनी पावर को एक्टिवेट करता उतना ज्यादा पिंगान को अपने बचपन के सीन याद आने लग जाते हैं, जब बचपन में वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। पिंगान बहुत बर्दाश्त करता है, बहुत कोशिश करता है कि वो इस क्रिस्टल की जो पावर है उसको हैंडल कर पाए, लेकिन वो ये कर ही नहीं पा रहा था। वो पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि पिंगान अपना होश खोने लग गया था और वो लिटरली में वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता था कि ऐसे में भी उसके साथ हुआ तो हुआ क्या, और क्रिस्टल उसका वहीं पर रह गया था। इसके बाद हमें पिंगान का थोड़ा बचपन का सीन दिखाया जाता है जब उसकी और उसकी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके फादर उसको छोड़कर चले गए थे, तो पिंगान ही अपनी माँ का ख्याल रखा करता था। उसने अपने खिलौने बेच दिए। पिंगान अपनी माँ की दवा लेने के लिए 5 से 6 साल का ही था, तभी से उसने काम करना शुरू कर दिया ताकि कुछ पैसे घर में ला सके। इस वजह से उसकी माँ को कुछ खाने को मिलेगा। पिंगान को खाने को नहीं मिलता तो कभी बर्फ खा लिया करता, जो समझ में आता उस तरह से वो जिंदगी गुजार रहा था। 5 साल का ही वो था, लेकिन अब वो इतना मेच्योर हो चुका था जितना कि जवान इंसान होता है। मेच्योरिटी उसके अंदर आ गई थी। इन हालातों को उसने जब देखा तो वो जो मिस्टर किन ने स्क्रॉल बनाया था जिनमें से कई सारी चीजें उनको समझ में नहीं आती थी, वो चीज उन्होंने लिखा था ना, तो वो स्क्रॉल होता है असमें पिंगान की पूरी जिंदगी की कहानी। उसी स्क्रॉल के अंदर पिंगान की पूरी जिंदगी की कहानी लिखी हुई थी और मिस्टर किन यही नहीं समझ पाए थे कि पिंगान की जिंदगी ऐसी क्यों है। तो उसी का जवाब लेने के लिए उन्होंने वो स्क्रॉल उस लड़की को दी थी कि क्या
पता वो समझ सकती है कि पिंगान की कहानी कैसी है, लेकिन किसी को भी इस चीज का जवाब मिला ही नहीं। जब मिस्टर किन नहीं समझ पाया तो आखिर कोई दूसरा कैसे ही समझ पाएगा उसको। तो जब यहाँ पर पिंगान अपने बचपन की चीजों को याद कर रहा था ना, तो एक बार फिर से वो उसी जो क्रिस्टल वाला होता है उसके वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर फिर से वो क्रिस्टल वाला वर्ल्ड उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। पिंगान यहाँ पर आपको बचाने की कोशिश करता है, वो पूरी जान लगा देता था ताकि किसी भी तरह से खुद को बचा सके, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो जो अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो चारों तरफ से पिंगान को घेर लेते हैं और यहाँ पर वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पिंगान अब बहुत बच लिया था। अब वो खुद भी ट्राई करता है अटैक करने का ताकि जो भी अटैक उसके ऊपर आ रहे हैं वो उनको डिस्ट्रॉय कर सके। तो वो भी यहाँ पर फाइट करने लग जाता है और इस बार जब वो फाइट कर रहा था ना, हैरानी वाली बात ये थी कि पिंगान के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आ रही थी। मानो कि क्रिस्टल यहाँ पर सिर्फ उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा बल्कि उसको ट्रेन कर रहा है, उसको मजबूत बना रहा था ताकि वो सिचुएशन का मुकाबला कर सके। तो पिंगान इसी पावर का यूज करते हुए जितने भी अटैक आते हैं क्रिस्टल के, उन सभी को अच्छे से हैंडल कर पा रहा था। हैंडल ही नहीं कर रहा था बल्कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था। पिंगान के अंदर से खास तरह की पावर भी बाहर निकल कर आने लग जाती है और उसके जरिए वो हर अटैक को आसाम से डिस्ट्रॉय करता जाता। पिंगान भी देखकर हैरान और काफी ज्यादा खुश हो गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी तो काफी हद तक की पावर इंक्रीज हो रही है। तो पिंगान भी अब क्या करता है कि वो वहीं पर ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जितने भी अटैक उसको आ रहे थे अब वो यहाँ पर उनको झेलता नहीं बल्कि वो एक ट्रेनिंग की तरह इसको यूज कर रहा था और अपनी पावर को बढ़ाने में वो लग जाता है। वो कहता है कि कभी मैं किसी चीज से हार नहीं माना तो अब कैसे हार मान सकता हूँ, कितने भी अटैक मुझ पर क्यों ना हो जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पर हार तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। पिंगान को यहाँ पर उसका छोटा वर्जन भी दिखाई देता है जो कि यहाँ पर पिंगान को मोटिवेट करने के लिए आया था कि तुम मरना मत और हिम्मत करते रहो, सारी की सारी परेशानियां एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो इसी को याद करके पिंगान अब यहाँ पर आराम से वो जो क्रिस्टल के अटैक थे उनको रोक पा रहा था। वो बहुत ज्यादा अटैक करता है क्रिस्टल के ऊपर, वो यहाँ पर उसको हैंडल भी करने की कोशिश करता था ताकि एक बार इस क्रिस्टल को वो अपने कंट्रोल में ले ले, उसके बाद वो क्रिस्टल उसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। पिंगान ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, वो किसी भी तरह से इस चीज को रोकना ही चाह रहा था, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब हो भी जाता है। वो ऐसा सोच रहा था कि क्रिस्टल की पावर जो यहाँ पर भटक रही है ना, वो उसकी किस्मत है जो कि अब तक उसकी जिंदगी में हो चुका है। वो कहता है कि जो भी मेरे साथ हो चुका है ना, सब चीज को मैं वापस ला कर रहूंगा, सब कुछ को मैं ठीक करूंगा। तो उसी तरह से वो क्रिस्टल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर तुम चले गए, जैसे कि मेरी किस्मत में जो लिखा हुआ था वो सब हो चुका है ना, वो सब मैं कभी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमको मैंने यहाँ पर रोक लिया तो हो सकता है कि मेरे पास चांस होगा कि मैं सारी चीजों को एक बार फिर से ठीक कर सकता हूँ। तो यही सोचने के बाद उसको हिम्मत मिलती है और आराम से वो यहाँ पर उस क्रिस्टल को अच्छे से रोक पा रहा था। और तब देखते ही देखते ऐसा लग रहा था कि वो क्रिस्टल के अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल रही कि वो पूरे इलाके को फोड़ कर रख रही थी, पूरा घर वर सब टूटने फूटने लग जाता है। धमाका हो गया था पिंगान के अंदर से, वो भी ऐसा धमाका जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना। लोग देखकर हैरान, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असल में पिंगान के साथ हो क्या रहा है। तो इसके बाद हम निंग्याओ को देखते हैं जिसके पास ही वो स्क्रोल होता है, क्योंकि इस लड़की की दोस्त कोई और नहीं बल्कि निंग्याओ ही थी। तो जब वो स्क्रोल देख रही होती है ना निंग्याओ, तो उसके अंदर से मिस्टर किन की स्पिरिट बाहर निकल आती है। वो मिस्टर किन की स्पिरिट निंग्याओ से कहती है कि देखो निंग्याओ, तुम्हें भी पता होगा, मैं भी जानता हूँ कि पिंगान जो है ना बहुत ही नरम दिल का बंदा है। वो हर चीज को नरम दिल से ही देखता है और सबको वो उसी तरह से ट्रीट करना चाहता है। तो जब वो दुनिया को नरम दिल से ट्रीट करता है ना, तो मैं क्या चाहता हूँ कि तुम भी उसको नरम दिल से ही ट्रीट करना, उसका दिल कभी मत दुखाना। वो बहुत अच्छा बंदा है। देखो तुम उसको पसंद करती हो नहीं पसंद करती हो, मैं वो तुम पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बस एक अच्छा इंसान समझकर उसके सामने नरम दिल हो जाना। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझ चुकी होगी। तो ये सुनने के बाद निंग्याओ जो थी वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और पिंगान को याद करने लग गई थी, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।